नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 4 बैंकिंग और मौद्रिक नीति। विद्यार्थी मित्रों, बैंकिंग और मौद्रिक नीति में हम आज बैंकों का वर्गीकरण देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं विद्यार्थी मित्रों, भारत में 1949 की बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अनुसार 1949 की बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अनुसार व्यापारी बैंक अर्थात ऐसी संस्था, व्यापारी बैंक अर्थात ऐसी संस्था जो बैंकिंग से संबंधित व्यवहार करे, मतलब बैंक के साथ जुड़ी हो, अर्थात देश में निवेश बढ़ाने के लिए प्रजा की जमा रकम स्वीकार करे और ग्राहक को जरूरत पड़ने पर उसे चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर इत्यादि द्वारा निकाल कर वापस प्राप्त करे, ताकि ग्राहक क्या करे, अपनी रकम को जमा कर सके, जरूरत पड़ने पर उसे क्या कर सके, वापस प्राप्त कर सके समय से। तो ऐसी संस्था को, ऐसी व्यवस्था करने वाली संस्था को बैंक कहते हैं। व्यापारिक बैंक व्यावसायिक इकाई है। ये जो व्यापारिक बैंक है क्या है, व्यावसायिक इकाई है। इन बैंकों में से पैसे का लेन देन करके जो व्यापारी लोग हैं वह नए नए उद्योग धंधे, कंपनियों की स्थापना करते हैं और अपनी आय को बढ़ाते हैं, मतलब मुनाफे के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो बैंक जो है वह भी अपने मुनाफे के लिए ही कार्य करती है। जैसे व्यापारी बैंक व्यावसायिक इकाई है, उसका भी एक व्यवसाय है, लोगों को पैसे उधार देना, लोगों के पैसे जमा करना। लोगों के पैसे जब जमा हो तो उनको कम दर से ब्याज देना। लोगों को जब बैंक लोन दे, ऋण दे, उधार दे तो अधिक रकम लेकर दे, तो इससे क्या होगा, उसका भी एक व्यवसायिक इकाई माना जाता है और उससे उसको मुनाफा लाभ प्राप्त होता है। इस तरह से प्रजा अपनी बचतों को ऐसी बैंकों में जमा करती है। जो लोग हैं, जो ग्राहक है, जो प्रजा है, वह अपनी बचत को, जो भी वह अपनी बचत करते हैं, बैंकों को जमा करती है, जिसे बैंक जमा रकम के रूप में सुरक्षित रखती है। मतलब बैंक उसके साथ क्या है, धोखाधड़ी नहीं कर सकती इसके लिए। और उस जमा रकम को बैंक अन्य कार्यों में लगाती है। क्या करती है बैंक, आपका पैसा बैंक में आपके खाते में जमा होता है, बैंक अपने पास उस पैसे को रखकर आपको ऋण, ब्याज दे। ये कहाँ से संभव है? बैंक आपके पैसे को मार्केट के अंदर, अर्थतंत्र के अंदर, देश प्रदेश के अंदर, अन्य क्षेत्रों के अंदर खर्च करती है, जिससे बैंक को लाभ प्राप्त होता है, मुनाफा होता है, तब वह दे पाएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं से पैसा उधार लेकर आओ ब्याज पे, ठीक है, और उस पैसे को अपने पास रखो। मान लो कि आप 1 लाख रुपए लेकर आते हैं 2% की दर से 1 महीने के लिए, ठीक है। तो 1 महीने के बाद आपको सामने वाले व्यक्ति को 1,02,000 रुपये वापस करना है। क्यों? क्योंकि 2% की दर से आप लेकर आए तो 1 लाख पर 2,000 रुपये आपको ब्याज चुकाना है। अगर उस 1 लाख रुपए को आप अपने पास रखते हो तो उसका कुछ अर्थतंत्र में लेन देन हुआ नहीं, आपको कुछ फायदा मिला नहीं, आपको 2,000 रुपये और अतिरिक्त बल्कि चुकाना पड़ा। तो इससे अच्छा अपने कोई कार्य के लिए उसका उपयोग करो, व्यवसाय के लिए उसका उपयोग करो, अन्य क्षेत्र में उसका उपयोग करो, या किसी व्यक्ति को उस 1 लाख रुपए को 3% या 4% या 5% की दर से ब्याज पर दे दो। अगर फॉर एग्जाम्पल आप 3% की दर से किसी व्यक्ति को उसे ब्याज पर 1 महीने के लिए देते हैं, आप जहां से वह 1 लाख रुपए की रकम लाए थे वहां आपको 2,000 रुपये अतिरिक्त चुकाना है। आपको सामने से कितना मिला? 3,000 रुपये। आपके पास बचा कितना? 1,000 रुपये। तो आपने उस 1 लाख रुपए की रकम से 1,000 रुपये अधिक लाभ प्राप्त किया। तो ऐसा कुछ अगर आप करते हैं तो पैसा बचेगा, अब पैसे से पैसा कमा पाएंगे, ठीक है। लेकिन बैंक अगर ऐसा नहीं करती है तो बैंक चलेगी कैसे?
बैंक को चलाने के लिए ये सारी चीज़ें, ज़मीन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, अर्थतंत्र में उसकी व्यवस्था करना, शेयर खरीदना, सरकार को लोन देना, लोगों को लोन देना, ये सारे काम बैंक को करने पड़ते हैं, जिससे वह दी गई ब्याज की दर, मतलब आपको जो ब्याज का दर दिया गया है उससे अतिरिक्त में वह लोन पर से प्राप्त करती है, दूसरे से लेती है, तब आपको देती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप बैंक में 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो आपको 2% की दर से ब्याज मिला साल का, ठीक है, तो आपको 2000 रुपया मिलेगा। लेकिन अगर आप लोन लेते हैं तो आपको 4% की दर से चुकाना है, तो जो 2% बैंक के पास बचता है वह उसी 2% में से ज़मीन का भाड़ा, लाइट बिल, मेंटेनेंस खर्च, जो कर्मचारी हैं उनका वेतन, अन्य अतिरिक्त जो खर्च है उससे उनको चुकाना पड़ता है और अपना लाभ भी प्राप्त करना है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, एक प्रकार से बैंक प्रजा के पैसे को अन्य आर्थिक प्रवृत्तियों में उपयोग करती है और प्रजा को उनकी जमा रकम के बदले में ब्याज चुकाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से जमा रकम को बैंक किसी भी क्षेत्र में निवेश कर सकती है, ठीक है। अब जो बैंक है वह, जो उसके पास पैसे हैं वह किसी भी क्षेत्र में क्या करेगी, निवेश करेगी, खर्च करेगी। जैसे कि कृषि या उद्योग के विकास के लिए या अन्य कोई कार्यक्रम के लिए वह पैसे को खर्च कर सकती है। सरकार की जामीनगिरी, जो प्रतिभूतियां होती हैं, उनको खरीद सकती है। अगर सरकार कोई भी वस्तु बेच रही हो तो बैंक उसे खरीद लेगी। अब ऐसी परिस्थिति में बैंक का पैसा किसके पास गया, सरकार के पास, ठीक है। उदाहरण के तौर पे ये फ़ोन है, ये फ़ोन किसका है, सरकार का। अब सरकार क्या कर रही है, इसको बेच रही है। जब सरकार इसको बेच रही है तो इसको खरीदेगा कौन, बैंक। फ़ोन किसके पास आ गया, बैंक के पास। पैसा किसके पास गया, सरकार के पास। सरकार उस पैसे को क्या करेगी, अर्थतंत्र में खर्च करेगी। सरकार जब पैसे को अर्थतंत्र में खर्च करती है तो रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, विकास बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जब आरबीआई के पास, मतलब बैंक के पास पैसे की कमी होगी, तब इस मोबाइल को बैंक क्या करेगी, मार्केट में बेचने के लिए रख देगी, ठीक है। तब ऐसी परिस्थिति में सरकार इसको खरीद लेती है, अपनी वस्तु वापस ले लेती है। सरकार का पैसा अब किसके पास आया, बैंक के पास। मार्केट में मंदी आएगी, रुपए की कमी होगी, तो ऐसी परिस्थिति में लोग बैंक से लोन लेंगे और बैंक क्या करेगी, लोगों को लोन देती है। तो ऐसा जब भी पैसे की ज़रूरत पड़े, जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत हो उन लोगों को लोन दे सकती है कौन, बैंक। निवेश करने पर बैंकों को मुनाफा या आय प्राप्त होती है। लोन के बदले में बैंक ब्याज वसूल करके कमाई करती है। ये सारी प्रवृत्तियां कौन करती हैं, बैंक। जमा रकम स्वीकार करने के लिए जो ब्याज की दर बैंक देती है उसकी तुलना में लोन देकर ऊंची ब्याज की दर वसूल करके मुनाफा कमाती है। इस प्रकार बैंक व्यवसायिक संस्था मानी जाती है, ठीक है। क्योंकि जमा रकम, मैंने आपको कई बार बताया कि आप जो पैसा बैंक में जमा करते हैं आपको कम ब्याज दर मिलता है, लेकिन अगर आप लोन लेते हैं तो आपको अधिक ब्याज दर चुकाना है। तो इस तरह से बैंक के पास जो पैसा बचेगा वो क्या होगा, व्यवसायिक माना। तो अब हम व्यापारी बैंक के कार्य देखेंगे। व्यापारी बैंक के कार्य में जैसे कि हमने देखा, तो एक व्यापारी बैंक का कार्य होगा, दूसरा भारत में व्यापारी बैंकों का अस्तित्व कैसे हुआ। तो व्यापारी बैंक की अगर हम पहले की बात करें कार्य में, तो 2 कार्य हैं। एक तो है व्यापारी बैंक के मुख्य कार्य, दूसरा है व्यापारी बैंक का गौण कार्य, ठीक है। अब हम क्या है, मुख्य कार्य की चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है व्यापारी बैंक के मुख्य कार्य में जमा रकम स्वीकार करना। क्या करना है, जमा रकम स्वीकार करना। अब विद्यार्थी मित्रों, जो जमा रकम स्वीकार करना है वो कौन करेगा, बैंक। बैंक में हम खाता खुलवाएंगे तो सबसे पहले हम चालू खाते की बात करते हैं। चालू खाता की जमा रकम। अब यहाँ जो बैंक में जमा रकम स्वीकार करना है, इसके 3 खाते हैं। एक चालू खाता, दूसरा बचत खाता, तीसरा सावधि खाता,
तो जो बचत खाता है उसके अंदर एक रिकरिंग खाता आता है, ठीक है। लेकिन हमें परीक्षा में अगर पूछा जाए कि जमा रकम स्वीकार करना के कितने खाते हैं, तो आपको 3 ही लिखना है। कौन कौन से? चालू खाता, बचत खाता और सावधि जमा खाता, ठीक है। तो अब हम खाते के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो खाता है, देखिए, तो चालू खाता की हम बात कर रहे हैं। यह खाता किसके लिए खोला जाता है? धंधे के नाम पे, पीढ़ी के नाम पे, या कोई व्यापारी व्यक्ति हो तो उसके नाम पे ये खाता क्या होता है? खोला जाता है, ठीक है। बाकी नहीं, बाकी के लिए अन्य बैंक है, अन्य खाते हैं हमारे पास। हम अब जो पैसे चालू खाते में जमा होते हैं उसको हम निकालें कैसे, उसका हम लेन देन करें कैसे, ठीक है। अब हम उसकी चर्चा करते हैं। जैसे धंधे के लिए अगर खाता खोला गया तो दिन में जितनी बार पैसा निकालना हो उतनी बार निकाल सकते हैं। जितनी बार आपको बैंक के साथ व्यवहार करना हो, लेन देन करना हो, उतनी बार आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। दिन की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर आप चालू खाता खुलवाए हैं बैंक के अंदर तो आपको दिन में कई बार लेन देन करना पड़ेगा। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जमा रकम से अधिक रकम यदि निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक उदाहरण दिया है, ठीक है, कि अगर आपको 10,000 रुपये है आपके खाते में, लेकिन आपको 12,000 रुपये निकालना है, तो 2,000 रुपये अधिक हुआ तो निकल जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। बैंक आपको 2,000 रुपये अतिरिक्त देती है, लेकिन ये 2,000 रुपये का क्या करना पड़ेगा? आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसमें परिस्थिति क्या होती है, जब आप चालू खाता खुलवाते हैं और ये भी जो पैसे का लेन देन करते हैं, दिन में आप 4 बार 5 बार पैसा जमा करते हैं और निकालते हैं, तो बैंक आपको ब्याज नहीं देती है, ठीक है। ये उसकी शर्त होती है। बैंक आपके पैसे की सुरक्षा रखती है। आप चाहे जितनी बार जमा करो, चाहे जितनी बार उसमें से निकालो। हाँ, ये आप जो चालू खाते के अंदर पैसा जमा करते हैं और निकालते हैं, इसकी सुरक्षा के लिए बल्कि बैंक आपके पास से क्या करती है? टैक्स वसूल करती है, कुछ रकम वसूल करती है, ताकि आपकी सुरक्षा बनी रहे। क्यों? आपने तो पैसा बैंक में जमा कर दिया, अगर कल को आपका पैसा कुछ होता है तो आप तो बैंक वाले को पकड़ोगे, बैंक को पकड़ोगे। तो आपके पैसे की गारंटी लेने के लिए उसको कुछ चार्ज तो चाहिए ना। तो आपके पैसे पे बैंक आपको ब्याज नहीं चुकाती है, बल्कि आपके पैसे पर आपको खुद बैंक वालों को बैंक में चार्ज चुकाना पड़ता है। और इस तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया, आपको लोन भी मिल जाती है, आराम से ब्याज आपको चुकाना है। अब ब्याज कैसे चुकाना, ये बात आती है, ठीक है। खातेदारों को बैंक चेक बुक देती है। चेक बुक देगी, एकदम सरल तरीका है, चेक बुक से पैसा जमा करो, चेक बुक से निकाल लो। परंतु ब्याज नहीं देती है, बल्कि जो सेवा देती है उसके बदले में क्या होता है? कुछ चार्ज वसूल करती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसलिए आप चालू खाते के अंदर कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चालू खाता है, यह किसी धंधा या पीढ़ी या व्यक्ति के नाम पर खोला। इसमें तरलता की बात आती है। तरलता क्या? लेन देन करना, विनिमय करना, ठीक है। तरलता अर्थात पैसे का लेन देन अधिक करना। पैसा एक जगह पड़ा होगा तो पैसे का विकास नहीं होगा, पैसे का हलन चलन नहीं होगा, अर्थतंत्र में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। पैसे का जितना ज़्यादा, जितना अधिक हम लेन देन करेंगे, पैसे की वैल्यू उतनी बढ़ेगी, लोगों तक पैसा उतना पहुंचेगा, अर्थतंत्र में उतना हलन चलन देखने को मिलेगा। चालू खाता में रखी जाने वाली रकम सभी प्रकार की जमा रकम की तुलना में अधिक तरल होती है। अधिक तरल मतलब वह सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती है। इसके विद्यार्थी मित्रों, अब हम देखेंगे बचत खाता की जमा रकम। तो सबसे पहले हम खाता के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। तो बचत खाता में व्यक्ति के नाम पर खाता खुलता है, अल्पकालीन बचत रखने के लिए, ठीक है। नौकरी करने वाला व्यक्ति है, महीने के अंत में, दूसरे महीने के अंत में जो भी 1,000, 1,500, 2,000, 10,000 उसका बचत होता है, वह क्या करता है? इस बचत खाते में ले जाके जमा कर देता है। अब इसका जो निकाल है, मतलब आप निकाल कैसे सकते हो? तो वर्तमान समय में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के द्वारा हम उसे निकाल सकते हैं, चेक बुक के द्वारा निकाल सकते हैं, जो केस पर्ची होती है उसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में अभी ये दो चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ठीक है।
आप जहाँ पे निवास करते हैं, आप जिस बैंक में खाता खुलवाए हैं उसके पास पड़ोस में एटीएम मशीन होती है। ये डेबिट कार्ड से आप एटीएम मशीन के द्वारा एनी टाइम, दिन हो या रात, पैसे निकाल सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं। आपका जो पैसा है सुरक्षित है, सेफ जगह है। से बचत खाते की रकम निकाली जा सकती है। अब उसमें ब्याज कैसे मिलता है? जब पैसा वापस चाहिए तो चेकबुक द्वारा निकाल सकते हैं, और ऐसी जमा रकम पर बैंक हमें क्या करती है? ब्याज देती है। जबकि चालू खाते में जो ग्राहक था, जो जमा करता था, जो लोग थे, उन्हें ब्याज नहीं मिलता था। लेकिन बचत खाते में जो ग्राहक हैं, जो लोग हैं, जो प्रजा हैं, उन्हें क्या है? ब्याज मिलता है। ब्याज क्या होता है? बैंक उनको। अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, रिकरिंग खाता। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था बचत खाते के अंदर आता है। ठीक है, तो इसका खाता कैसे खुलता है? रिकरिंग खाते की जमा राशि भी बचत खाते का एक प्रकार है। इसमें क्या होगा आगे हम देखते हैं। अगर कोई, कारण उसका दिया है कैसे, अगर कोई व्यक्ति एक साथ बचत करने की इच्छा ना रखते हो या बचत करने में असक्षम हो, कोई व्यक्ति हो वह हर महीने पैसा नहीं रख सकता हो, एक साथ में नहीं रख सकता हो, या उसका बचत नहीं होता हो, तो अपनी बचत बनाए रखने के लिए, बचत को बढ़ाने के लिए, भविष्य को देखते हुए वह क्या करता है? रिकरिंग खाता खुलवाता है। अब रिकरिंग खाता क्या होता है कि व्यक्ति प्रति माह एक निश्चित राशि, एक निश्चित रकम, 1000 रुपये तो 1000 रुपये, 2000 रुपये तो 2000 रुपये, 1500 रुपये तो 1500 रुपये, 500 रुपये तो 500 रुपये, कोई भी एक निश्चित राशि, बड़ी रकम तो बड़ी रकम, 10,000, जैसी जिसकी आवक हो, जैसी जिसकी बचत हो प्रति माह। तो व्यक्ति प्रति माह एक निश्चित रकम मतलब राशि इस खाते में जमा करवाते हैं, और इस प्रकार व्यक्ति की जमा राशि बढ़ती जाती है और जमा राशि पर उसे ब्याज मिलता रहता है। क्या होगा? जो ये पैसा आप जमा करते हो रिकरिंग खाते के अंदर, बैंक के अंदर, तो उस पर क्या होगा? प्रति माह आपको ब्याज मिलेगा। ऐसी जमा राशि को रिकरिंग जमा राशि कहते हैं। यदि किसी माह जमा राशि जो है जमा ना करवाई जाए, मतलब आपने पैसा जमा किया नहीं, किसी महीने ऐसी कोई कंडीशन आ गई, ऐसी कोई शर्त आ गई, ऐसी कोई तकलीफ आ गई, या आप गांव चले गए, कहीं घूमने चले गए, मतलब आपके पास पैसा बचता नहीं है और आपने पैसा जमा किया नहीं, तो ब्याज के नुकसान के साथ दंड भी भरना पड़ेगा। मतलब आप अगर प्रति महीना 1000 रुपये भरते थे, एक महीना आपने 1000 रुपये नहीं भरा, तो जो ब्याज नक्की किया जाएगा पेनाल्टी के रूप में, दंड के रूप में, ये 1000 रुपये पिछले महीने का और इस महीने का 1000 रुपये दोनों को जोड़ के, और साथ में मान लो कि 1000 रुपये इस महीने का और उस पर 20 रुपये की पेनाल्टी लगी। अब आपको पिछले महीने का 1000 रुपये, इस महीने का 1000 रुपये और 20 रुपये, 2020 रुपये एक साथ में आपको भरने का, ऐसा उसका नियम है। ठीक है, अब हम देखेंगे चौथा पॉइंट, सावधि जमा खाता। ये जो खाता है कैसा है? जमा रकम को एक निश्चित समय के लिए रखा जाता है। आपने अपने घर में, पास पड़ोस में या अपनी पढ़ाई में ऐसा सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट, एफडी जिसे कहते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि घर के अंदर अगर बच्चे का जन्म होता है तो जो भी पैसा हो उसके नाम पे फिक्स कर दो, उसके पढ़ाई में, उसके शादी विवाह में, एजुकेशन में काम आएगा, उसके भविष्य में काम आएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रख कर क्या करते हैं? 5 वर्ष, 10 वर्ष या कुछ दिन के लिए उस पैसे को फिक्स कर देते हैं और उस पर क्या मिलता है? ब्याज। अब इसकी कंडीशन क्या होती है कि निकालने की कंडीशन क्या होती है कि जमा रकम को निकाल नहीं सकते। अगर आप सोचो कि आज मैंने जमा किया, कल कोई काम आ गया तो मैं उसको निकाल लूँ और कल तक मुझे ब्याज मिलेगा, तो नहीं। समय से पहले रकम निकालने पर ब्याज नहीं प्राप्त होगा। अगर आपने 5 वर्ष के लिए रकम को जमा किया है तो 5 वर्ष जब पूरा होगा तभी आप इस रकम को उठा सकते हैं। अगर उसके पहले आप उठाते हैं तो आपको ब्याज मिलेगा नहीं, आपका क्या होगा? नुकसान होगा। इसलिए 5 वर्ष पूरा होने पर ही हम इस रकम को उठा सकते हैं। जितने दिन के लिए आपने रकम जमा की हो, फिक्स की हो, एफडी किया हो,
उतने दिन के बाद ही अगर आप उठाते हैं तो आपको पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि जो दिन नक्की हो गया, जो शर्त कंडीशन मंजूर कर दी गई, अब उसके पहले वह मिलने वाला नहीं है। इस जमा रकम पर बैंक सबसे अधिक ब्याज चुकाती है। इस जमा रकम पर जो बैंक है क्या करती है, सबसे अधिक। चालू खाता में तो ब्याज मिलता नहीं, सावधि खाता में मिलता है तो उसमें पेनाल्टी भी लगती है, लेकिन उसमें रिकरिंग खाता में, बचत खाते में ब्याज मिलता है, लेकिन सबसे अधिक ब्याज किस खाते में मिलता है, सावधि जमा खाता मतलब एफडी। एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट में। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों अब हम मुख्य जो गौण कार्य हैं, जो मुख्य कार्य हैं व्यापारी बैंक के, उसका दूसरा पॉइंट हम देखने जा रहे हैं। अभी तक तो हमने जमा रकम स्वीकार किया, पहले पॉइंट के अंदर की चर्चा की। अब हम दूसरा पॉइंट देखने जा रहे हैं, ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना, मतलब लोन किस तरह से प्राप्त होगा उसकी बात हो रही है। लोन किस तरह से प्राप्त होगा उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। अर्थतंत्र में धंधा के लिए व्यक्तिगत कारण के लिए, अर्थतंत्र में कोई धंधा खोलना हो, कोई व्यक्तिगत कारण हो, उसके लिए निवेशकर्ता व्यक्तियों को, किसानों को, निवेशकर्ता जो इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा लगाते हैं, कंपनी उद्योग शुरू करते हैं, उनको लोन मिलता है। जो व्यक्ति होता है वह घर मकान कार इत्यादि लेने के लिए लोन लेता है। किसान होता है खेती करने के लिए, ट्रैक्टर ट्यूबवेल लगवाने के लिए, अन्य साधन खरीदने के लिए लोन लेता है। अन्य वर्ग जो भी होते हैं एजुकेशन के लिए, दवाई के लिए, बीमारी के लिए, शादी के लिए लोन लेते हैं। उपरोक्त लोगों को जब रकम की जरूरत होती है तो वह बैंक के पास से लोन लेते हैं और बैंक ब्याज लेकर विविध प्रकार के समय के संदर्भ में ऋण उनको देती है। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ कंडीशन होते हैं, कितने साल के लिए उनको लोन मिलेगी। 1 वर्ष के लिए अल्पकालीन लोन माना जाता है। 1 से 5 वर्ष के लिए मध्यकालीन लोन की समयावधि मानी जाती है। 5 से 15 वर्ष के लिए अगर लोन लिया है तो उसे दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए वह लोन लिया। ये 1 वर्ष अल्पकालीन, 1 से 5 वर्ष मध्यकालीन, 5 से 15 वर्ष दीर्घकालीन तक समय हो सकते हैं। आपको ये समय बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस पे थोड़ा ध्यान देना है आपको। बैंक व्यक्तिगत हेतु मतलब कोई पर्सनल कारण हो उसके लिए, या धंधा के लिए, या किसान को, या कार पर लोन, घर पर लोन, पर्सनल लोन PL, पर्सनल लोन आदि का ब्याज दर अलग अलग होता है। अगर किसान लोन लेता है उसका ब्याज दर कम होगा, अलग होगा। अगर आप धंधे के लिए लोन लेते हो तो उसका ब्याज दर इसकी तुलना में ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर आप पर्सनल लोन लेते हो तो इसकी तुलना में इसका ब्याज दर ज़्यादा होगा, और ये जो घर लोन है ये कम होगा, ठीक है। तो सबसे कम किसान लोन खेती पर मिलता है। इस तरह से जो भी यहाँ पे अलग अलग हेतु दर्शाए गए हैं, जो भी यहाँ पे अलग अलग कारण दर्शाए गए हैं, उन कारणों के आधार पर, उन हेतुओं के आधार पर यहाँ पे लोन दिया जाता है, ठीक है। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, भुगतान एवं निकासी की सुविधा करने का कार्य। मतलब जो पैसा है उसे हम जमा कैसे करें और उसे हम निकाल कैसे सकते हैं, ये यहाँ पे बात कही गई है। तो देखिए, बैंक ग्राहकों को सरलता से मुद्रा का भुगतान एवं निकासी की सुविधा विविध प्रकार से पूरी करती है। कौन करती है? बैंक। कैसे करती है? सरलता से। क्या करती है? भुगतान मतलब जो जमा करना है, चुकाना है। निकासी मतलब निकालना है। विविध प्रकार से क्या करती है? पूरी करती है, वह सुविधा देती है। कैसे? आप जब बैंक में जाते हो तो चेक से पैसा निकाल सकते हो, निकासी फार्म से पैसा निकाल सकते हो, ड्राफ्ट से निकाल सकते हो, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, ATM से, इंटरनेट बैंकिंग आदि के द्वारा भुगतान निकास दोनों कर सकते हैं। हम लेन देन कर सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं इन साधनों से और निकाल भी सकते हैं हम इन साधनों से। तो सरकार जो है, जो बैंक जो है, वह हमें क्या करती है? ग्राहक को क्या करती है? व्यक्ति को क्या करती है? इतनी सारी सुविधाएं देती है, पैसे को जमा करना, पैसे को निकालने। चौथा पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, साख सर्जन का कार्य, ठीक है। मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मांग के अनुरूप रहे। पूर्ति ध्यान रखना, आप 11th में पढ़े हो, पिछले पाठों में भी पढ़ चुके हो। मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मांग के अनुरूप रहे,
इसके लिए बैंकें क्या करती हैं, साख सर्जन का कार्य करती हैं। मतलब मांगी गई मुद्रा बाजार में जितनी है उतना बैंक के पास जमा पूर्ति होनी चाहिए, तो कोई समस्या होने वाली नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आगे देखते हैं, साख सर्जन द्वारा प्रवर्तमान मुद्रा के भंडार मतलब जो जमा रकम है में से नई मुद्रा का सर्जन होता है। मतलब अगर जितनी मांग है बाजार के अंदर उतना पूर्ति नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, नई मुद्रा छापनी पड़ेगी और नई मुद्रा छापने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, नए कागज तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं बढ़ती हैं। इसके लिए जो बैंकें हैं वो साख सर्जन का काम करती हैं। कैसे, प्राथमिक जमा राशि में से ऋण देकर, देखो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट बनाए हैं, आपकी किताब में तो एक ही पैराग्राफ है लेकिन मैंने यहाँ पे 4-5 पॉइंट बनाए हैं अलग अलग तरीके से आपको याद करने के लिए। जैसे कि पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाया साख सर्जन। तो प्राथमिक जमा राशि जब आप पहली बार जमा करते हैं तो ऋण देकर बैंकिंग व्यवस्था में नई जमा राशि सर्जित करके मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने की प्रक्रिया की जाती है। अब प्राथमिक जमा राशि मतलब जब आप पहली बार पैसा जमा करते हैं तब, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि वहां पर पैसे को जमा करना है। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों प्राथमिक जमा राशि। तो ग्राहक द्वारा बैंक में जमा राशि के स्वरूप में जमा की गई प्रारंभिक बचत को प्राथमिक जमा राशि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपने किसी बैंक में 1000 रुपये, उदाहरण के तौर पे विद्यार्थी मित्रों, अगर आप 1000 रुपये की रकम किसी बैंक में क्या करते हैं, जमा करते हैं, तो बैंक वाले इसका 20% अपने पास रकम रखते हैं। तो इसका 20% मतलब 200 रुपये हुआ। ठीक है, तो अब इसमें से बचा कितना, 800 रुपये। ये किसी अन्य व्यक्ति को क्या किया, लोन दे दिया। अब इस 800 रुपये का अगर वह 20% अपने पास जमा रखते हैं, ठीक है, तो 160 रुपये होगा। तो अब सामने वाले को 800 का 20% काट कर अगर लोन मिलता है तो 640 रुपये हुआ। ठीक है, तो इसका भी अगर 20% वह अपने पास रखते हैं तो यह 128 रुपये हुआ। तो सामने वाले को 512 रुपये की लोन मिलेगी। ठीक है, तो आपने जो 1000 रुपये जमा किया था, एक व्यक्ति को 20% काट के अपने पास 200 रुपये जमा करके 800 रुपये की लोन दी गई। दूसरे व्यक्ति को 800 का 20% अपने पास जमा करके 640 रुपये की लोन दी गई। और तीसरे व्यक्ति को 20% काट के 128 रुपये अपने पास जमा करके 512 रुपये की लोन दी गई। तो इस तरह से जो प्राथमिक जमा राशि है बैंक उसको क्या करती है, अपने पास जमा रखती है और अन्य व्यक्तियों को लोन देती है। आपके द्वारा दी गई 1000 रुपये रकम जो प्राथमिक जमा रूप में रखी गई वह धीरे धीरे 5000 रुपये की रकम बन जाती है। मार्केट के अंदर, अर्थतंत्र के अंदर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5000 रुपये तक निकलती है। आपके द्वारा कितनी जमा की गई, सिर्फ 1000 रुपये, और अर्थतंत्र में कितना हुआ, 5000 रुपये। अब हम देखेंगे विद्यार्थी मित्रों व्युत्पन्न जमा राशि। ठीक है, प्रारंभिक जमा राशि में से सर्जित लोन की रकम बैंक में जमा करवाने से उत्पन्न हुई जमा राशि अर्थात व्युत्पन्न जमा राशि। जो प्रारंभिक जमा राशि होती है, प्राथमिक जमा राशि होती है, उसमें से सर्जित लोन की रकम बैंक में जमा करवाने से, ठीक है, जो रकम जमा हो रही है बैंक के अंदर उसकी बात हो रही, उसे व्युत्पन्न जमा राशि कहते हैं। नगद रक्षित कोष, नगद रक्षित कोष प्रत्येक जमा राशि का निश्चित प्रतिशत होता है 3 से 15%। जो भी जमा रकम होती है, जो भी हम जमा रकम करते हैं उसका एक निश्चित प्रतिशत होता है। 3 से 15% रकम आरक्षित करके, मतलब बैंक अपने पास उसे सुरक्षा के लिए जमा करके बाकी की रकम में से ऋण प्रदान किया जाता है, जिसे नगद रक्षित कोष प्रमाण कहते हैं। ठीक है, अगर ये रकम वो अपने पास नहीं जमा करता है, कल को आप अगर नहीं जमा करते हो तो क्या होगा, इसके लिए वो इसको जमा करना जरूर। अगला पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों अतिरिक्त निकासी।
यदि चालू खाता धारक अनेक खाते में जमा रकम से अधिक रकम निकालते हैं तो, जो चालू खाता है, यदि चालू खाता धारक जो ग्राहक है उनके खाते में से जमा रकम, जितनी रकम जमा है उनके खाते में से अधिक रकम निकालते हैं तो, जैसे कि 1,00,000 रुपए की रकम अगर जमा है और आप 1,20,000 रुपये निकालते हैं तो अतिरिक्त 20,000 हुआ ना, तो उसे अतिरिक्त निकासी कहते हैं। इस प्रकार की निकासी से भी साख सर्जन होता है, क्योंकि बचत होता है इसलिए। अब 5वां पॉइंट है आंतरिक बैंकिंग व्यवहार करना। बैंक के अंदर जो भी व्यवहार होता है उसकी बात हो रही है। एक बैंक दूसरे बैंक को अल्पकालीन या दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। एक बैंक दूसरे बैंक, कैसे, वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया है। एक बैंक मतलब SBI को मान लो, एक बैंक है मतलब SBI का नाम ले लो आप। दूसरे बैंक को मतलब BOB को, SBI ने BOB को मध्यस्थ बैंक द्वारा, मध्यस्थ बैंक मतलब RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मतलब SBI ने, बैंक ऑफ बड़ौदा मतलब BOB को, मध्यस्थ बैंक मतलब RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अल्पकालीन ऋण प्रदान करे, कम समय के लिए क्या करे, लोन दे, तो उसे क्या कहते हैं, कॉल मनी कहते हैं। ध्यान देना, बहुत सरल तरीका है एकदम याद करने का। SBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा को मध्यस्थ बैंक के द्वारा अल्पकालीन ऋण प्रदान करे, लोन प्रदान करे, तो उसे कॉल मनी कहते हैं। परंतु कॉल मनी पर प्राप्त ब्याज दर को, जो कॉल मनी पर ब्याज प्राप्त होगा उसे क्या कहते हैं, कॉल मनी रेट कहते हैं। ये बहुत सरल है। ये 2 परिभाषा हैं इस पैराग्राफ के अंदर और बोर्ड के अंदर पूछी जाती है, जो आपको याद करना है। विद्यार्थी मित्रों, व्यापारी बैंक का दूसरा गौण कार्य, व्यापारी बैंक का पहला मुख्य कार्य की चर्चा तो हमने कर ली। अब हम देख रहे हैं गौण कार्य, ठीक है। तो इसके अंदर 2 ही पॉइंट है। पहला पॉइंट है ग्राहकों के एजेंट के रूप में उपयोगी सेवाएं प्रदान करना। ग्राहकों के एजेंट के रूप में मतलब आप कोई भी आज अर्थतंत्र के अंदर काम करते हो तो आपको एजेंट हर क्षेत्र में मिलते हैं। आपको घर लेना हो, कार लेना हो, लोन करानी हो, कोई भी काम करना हो तो हर क्षेत्र में आपको एक एजेंट, खाता खुलवाना हो, कुछ भी करना हो, क्रेडिट कार्ड बनवाना हो, डेबिट कार्ड बनवाना हो, आपको एजेंट मिलते हैं। उसी तरीके से बैंक अपने ग्राहकों को विविध सेवाएं प्रदान करती है। क्या करती है, अपने ग्राहक को जो वहाँ पे जमा करता है उनको सेवाएं प्रदान करती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आयातकर्ता जो आयात कर रहा है एवं निर्यातकर्ता को साख प्रमाण पत्र देती है, सुरक्षा। आर्थिक प्रवृत्तियों के लिए गारंटी प्रदान करती है। आर्थिक प्रवृत्ति क्या करना है उसके लिए गारंटी भी देती है। कौन, बैंक। कुछ बैंक कर के चलन बीमा का प्रीमियम भरने की सुविधाएं भी प्रदान करती हैं। कर मतलब जो भी आप टैक्स वगैरह भरते हो उसका प्रीमियम कैसे भरना है वो सेवा बैंक आपको प्रदान करती है। ग्राहकों की कीमती वस्तुएं जैसे जेवर है, डॉक्यूमेंट है, बैंक सेल्फ डिपॉजिट वॉल्ट लॉकर की सुविधा आपको देती है, ताकि ये जो जेवर वगैरह है, सोने चांदी की वस्तुएं हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह है, ये आपका चोरी ना हो, वहाँ पे आप सुरक्षित इसको रख सकते हैं। अत्यंत सूक्ष्म आर्थिक प्रवृत्तियों के लिए निश्चित वर्ग को सूक्ष्म ऋण माइक्रो फाइनेंस भी प्रदान करती है, मतलब छोटा सा छोटा लोन भी आपको देती है। व्यवसाय में या व्यक्तिगत सौदों में, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत सौदों में भुगतान के मामलों में विश्वसनीयता बनी रहे, विश्वास बना रहे, प्रदान करने के लिए बैंक ड्राफ्ट अथवा पे ऑर्डर की सुविधा भी आपको देती है। क्या देती है, ड्राफ्ट अथवा पे ऑर्डर की सुविधा आप देती, ताकि क्या बना रहे, व्यवसाय हो कि व्यक्तिगत सौदा हो, उसमें क्या बना रहे, विश्वास बना रहे। व्यापारी बैंक के गौण कार्य का दूसरा पॉइंट है परिवर्तनशील समय के साथ आधुनिक सेवाएं प्रदान करना। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे सुविधाएं बदलती हैं। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे क्या होता है, सुविधाएं बदलती हैं, और उन सुविधाओं का आधुनिकीकरण करना, आप तक पहुंचाना। तो बैंक से जुड़ी हुई जो भी आधुनिक सेवाएं हैं उनकी बात करने हम जा रहे हैं।
प्राचीन समय में जैसे कि हम देखते हैं कि लोग अपने घरों में मिट्टी के बर्तनों में सोने चांदी के धातु के सिक्के गाड़ते थे, छुपा के रखते थे। लेकिन जब बैंक का निर्माण हुआ तो लोग क्या किए, बैंक के अंदर खाता खुलवाने लगे, उसके अंदर लाइन में खड़े होकर पर्ची के द्वारा पैसे जमा करते, पर्ची के द्वारा पैसे निकालते। तो धीरे धीरे उसमें क्या हुआ विद्यार्थी मित्रों, परिवर्तन देखने को मिला। आज हम चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा पैसे निकालते हैं, जमा करते हैं, एनी टाइम मोबाइल के द्वारा लेन देन करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐप्स बन गई है जिसके द्वारा हम पैसे का आवागमन करते हैं, खरीदी करते हैं। तो हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। बैंकों की संकल्पना एवं कार्य पद्धति समय के साथ सतत बदलती रहती है। बैंकिंग कार्यों में निरंतर नवीनीकरण मतलब निरंतर लगातार होता रहता है। आज के समय में चलन या चेक उपयोग किए बिना एक बैंक खाते में से किसी अन्य बैंक के ग्राहक के खाते में मुद्रा के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के लिए NEFT क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर NEFT तथा RTGS जैसी सुविधा उपलब्ध करवाई गई। मतलब क्या कह रहा है कि आज के समय में जो चलन है, चेक का उपयोग किए बिना हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, एक बैंक खाते में से दूसरे किसी अन्य बैंक के खाते में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर NEFT और RTGS के द्वारा सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। अब NEFT का पूरा नाम क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसका पूरा नाम बोर्ड में पूछा जा सकता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। RTGS का क्या पूरा नाम है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर हम देख रहे हैं NEFT और RTGS दोनों कोर मतलब CORE कोर बैंकिंग के कारण संभव हुई है। अब कोर का पूरा नाम क्या है, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। तो इंटरनेट बैंकिंग तथा मोबाइल फोन के बैंकिंग ऐप होता है ना, अपने मोबाइल के अंदर ऐप्स आते हैं के द्वारा ग्राहक अपने खाते की सभी जानकारी कंप्यूटर अथवा मोबाइल पे अपने घर बैठे प्राप्त कर सकता है। उसे कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए ये जो ऐप्स अभी बहुत सारे चल गए हैं, किसी भी बैंक में आपका खाता हो उस बैंक का ऐप्स अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके तहत उसकी जानकारी, आपके खाते की जानकारी और लेन देन की जानकारी आपको समयसर प्राप्त होती रहती है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों वस्तुओं की खरीदी कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं, सिलेंडर मंगवा सकते हैं। कहीं पर हम गए हों तो वहाँ पे हमने नाश्ता किया हो, खाना खाया हो, होटल बुक करवाया हो तो वहाँ पे हम रह सकते हैं, उसका हम मतलब पेमेंट कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि बैंक डीमैट खाता की सुविधा भी प्रदान करती है। डीमैट खाता अर्थात शेयर डिवेंचर, जो शेयर मार्केट पर निर्भर होता है वह आप अपने बैंक के द्वारा खाता खुलवाइए डीमैट, और उसमें शेयर मार्केट का जो भी बॉन्ड जानकारी होती है, जामीनगिरी होती है, उसकी भौतिक स्वरूप में जो भी सुविधाएं प्राप्त होती हैं वह सब हमें इलेक्ट्रॉनिक खाता के नाम से जाना जाता है और हमें वो सारी सुविधाएं प्राप्त होती है, जिससे ऐसे खाता धारक अपने शेयर डिवेंचर बॉन्ड इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में सुरक्षित कर सकते हैं। मतलब कि क्या करते हैं, वह अपनी जानकारी अपने तक, अपने मोबाइल तक ही सीमित रखते हैं और किसी को वह जानकारी प्राप्त नहीं होती है और उन्हें कहीं लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, किसी से सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं है। वह स्वयं अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।